नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे विमर्श गढ़ा जाता है, कौन लोग हैं जो विमर्श गढ़ते हैं, नैरेटिव तैयार करते हैं और देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ और किसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से उसके खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का जो हुनर है वो ये लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उनके पास है। कैसे एक झूठ को सच के रूप में सामने लाया जाता है और ये यकीन दिला दिया जाता है कि दरअसल यही सच है, जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठ है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वही सच है। और वो सच की, मैं कहता हूँ बार बार कि आदत होती है, बड़ी बुरी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं से निकल कर सामने आ जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ हाथरस कांड की, जिसे कांड की संज्ञा दी गई, जिसके पीछे बहुत बड़ा नैरेटिव था जो सफल भी हुआ। नैरेटिव था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने का। नैरेटिव था उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी उसको धूमिल करने का, उसको दागदार करने का। नैरेटिव था एक सामाजिक विद्वेष पैदा करने का। नैरेटिव था जातिवादी उन्माद पैदा करने का। नैरेटिव था किस तरह से भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब पेश किया गया। देश में, विदेश में लेख लिखे गए, सेमिनार हुए, टीवी डिबेट हुई, तमाम सारे नेता हाथरस पहुंच गए। मामला क्या था? हाथरस की बिटिया, 19 साल की दलित लड़की, उसके साथ हिंसा हुई। वो बुरी तरह से घायल हुई। उसको पहले अलीगढ़ में इलाज कराया गया, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई और ये पता चला कि वो दलित समुदाय से आती है, तो अवसर नज़र आया इन लोगों को। उसमें केवल राजनीतिक दल नहीं कूदे, केवल लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम नहीं कूदा, मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जिसको लगा कि वो आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको लग रहा था कि बस अब यही वो देश को जो है सारी बुराइयों से आज़ादी दिला देगा, निजात दिला देगा, इस तरह से लगा हुआ था। पूरी मीडिया के एक वर्ग ने वहाँ डेरा डाल दिया और पीएफआई के लोग एक्टिव हो गए। केरल से वो कप्पन चला, सिद्दीक कप्पन, जिसको मथुरा में गिरफ्तार किया गया, वो जो है पत्रकारों का हीरो बन गया। जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसने उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है नायक बना दिया। उसकी गिरफ्तारी पर जो है सरकार की आलोचना होने लगी। अभी इसी हफ्ते पीएफआई का एक कार्यकर्ता केरल से गिरफ्तार हुआ है, जिसका कप्पन को यहाँ भेजने में हाथ था। तो पीएफआई का इरादा क्या था? यहाँ दंगे फैलाना, जातीय दंगे फैलाना। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस तरह से राहुल गांधी हाथरस जाने के लिए निकले और यूपी बॉर्डर पर कैसे सड़क पर गिरने का नाटक किया। प्रियंका वाड्रा गांधी किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर पहुंची, किस तरह से जयंत चौधरी पहुंचे, तमाम लोग पहुंचने लगे हाथरस में। हाथरस उनके लिए एक बड़ा तीर्थ बन गया। आरोप ये था कि उस बिटिया के साथ गैंग रेप हुआ। सरकार लगातार कहती रही, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती रही कि गैंग रेप का कोई मामला नहीं है, हत्या का कोई मामला नहीं है, हिंसा का मामला है सिर्फ। तो पुलिस को झूठा ठहराया गया, सरकार को झूठा ठहराया गया। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जब ये बात कही कि इस मामले में गैंग रेप का कोई मामला नहीं बनता, सीधे हत्या का मामला नहीं बनता, तो देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उनको सलाह दी कि आपको फिर से लॉ स्कूल में जाना चाहिए, यानी आपको कानून की कोई जानकारी नहीं। अब बताएं चिदम्बरम की लॉ स्कूल में किसको जाना चाहिए? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीबीआई और SC/ST कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में जो 4 आरोपी थे जिन पर गैंग रेप का आरोप था, उनमें से 3 को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। चौथे आरोपी, जिसका नाम संदीप है, उस पर जो है गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में सज़ा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की। वो ऊपर जाकर कितना टिकेगी नहीं टिकेगी हाई कोर्ट में, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अदालत ने कहा कि कहीं भी हत्या और
बलात्कार का मामला सीबीआई साबित नहीं कर पाई। सीबीआई भी इस नैरेटिव के दबाव में आ गई। उसने इन चारों पर गैंग रेप का और हत्या का आरोप लगाया, चार्जशीट फाइल की और 67 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस से लेकर सीबीआई को केस दे दिया गया था। 67 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट फाइल की, उसमें से हत्या और गैंग रेप के आरोप को अदालत ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, किस आधार पर? और सीबीआई ने आरोप किस आधार पर लगाया था? सीबीआई के पास प्रमाण के रूप में सिर्फ उस बिटिया का जो आखिरी बयान था वो था, जिसके बारे में उस समय भी कहा गया था कि उसने परिवार के दबाव में वो बयान दिया। पहले परिवार के लोग ही जब पहली शिकायत करने आए थे पुलिस में, तब किसी ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उसको कहा गया कि ये पुलिस के और सरकार के दबाव में ऐसा हुआ। और अदालत ने किस आधार पर जो है सीबीआई के इस आरोप को खारिज किया? अदालत ने कहा कि इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है। अलीगढ़ में जो उसका ट्रीटमेंट हुआ मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, उसमें जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, उसके अलावा सफदरजंग हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार का मामला सामने नहीं आया। उसका कोई प्रमाण जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सीबीआई पेश नहीं कर सकी, क्योंकि ऐसा था नहीं, क्योंकि गैंग रेप हुआ नहीं था और सरकार ये कहती रही तो सरकार को झूठा ठहराया जाता रहा। तो ये जो नैरेटिव बनाने की ताकत है इनकी, इस ताकत को पहचानिए। महीनों तक ये अदालत का फैसला आने तक, आज तक इसकी चर्चा होती है हाथरस कांड के रूप में, कि एक दलित युवती के साथ जो है गैंग रेप हुआ और उसकी हत्या की गई। ये 2020 की घटना, अक्टूबर 2020 की घटना है। 2022 फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश विधानसभा का, तो लक्ष्य किया गया कि इस मुद्दे का इस्तेमाल जो है विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के खिलाफ किया जाए। एक मुद्दा बनाया जाए योगी सरकार को कि ये दलित विरोधी है, ये महिला विरोधी है, इस रूप में पेश करने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हाथरस की बेटी की स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। और जैसे ही पता चला कि युवती जिसकी मृत्यु हुई है वो दलित समाज से है, तुरंत केरल से मिशनरियों का दल चल पड़ा, ईसाई मिशनरियों का। उनको अवसर लगा कि ये कन्वर्जन का जो है ये बहुत अच्छा अवसर है। इस समय जो है भावनाएं भड़की हुई हैं, इनको और भड़काया जा सकता है और कन्वर्जन कराया जा सकता है, उसके लिए वो आ गए। और पूरा मामला अगर आप ये देखें हाथरस का मामला, तो आपको दिखाई देगा कि ये कम्युनिस्ट और जिहादी तत्वों के गठजोड़ का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां आप देख सकते हैं इनका गठजोड़। ये सिद्दीक कप्पन जो वहाँ दंगा फैलाने के इरादे से आया था, उसको पत्रकारों का मसीहा मान लिया गया। उसके जो खिलाफ बोल रहे थे, उसकी गिरफ्तारी जिस सरकार ने की, उन सबको एंटी डेमोक्रेटिक बताया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का विरोधी बताया गया, उन सबको खलनायक बताया गया और कप्पन का समर्थन करने वाले नायक के रूप में पेश किए गए कि कप्पन बहुत बड़ा समाज सुधारक है, वो बहुत बड़ा पत्रकार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चूंकि वो केरल का था और वायनाड का था, तो राहुल गांधी उसके परिवार के लोगों से मिलने गए। अब आप देखिए पूरा तंत्र कैसे बनाया गया, खड़ा किया गया और लोगों ने इस झूठ को सच मान ही लिया था। 2 अदालतों में इसका जो है फैसला हुआ है। पहला फैसला हुआ जनता की अदालत में। विधानसभा चुनाव में हाथरस में भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीत गई। क्यों जीत गई? लोगों को मालूम था कि ये झूठ है, जो फैलाया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, वो सरासर झूठ है, ये लोगों को मालूम था। इसीलिए मैं कहता हूँ जनता अदालत से, बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, इन सब से ज़्यादा समझदार होती है। उसको नीर क्षीर विवेक उसका जो है, सच और झूठ का फैसला करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादातर मामले में उसका फैसला जो होता है, उसका जो निर्णय होता है वो सही होता है। और अब कानून की अदालत से फैसला आया है, तो देखिए ये फैसला कानून की अदालत से 2 साल के भीतर आ गया है। अगर ये 10 साल 15 साल तक केस ये लटकता रहता तो यही नैरेटिव चलता रहता। इस नैरेटिव को पंक्चर करने में पहली भूमिका जनता की अदालत में और दूसरी भूमिका कानून की अदालत की है। कानून की अदालत ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टैंड था, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्टैंड था, जो उसका कहना था शुरू से, वो बिल्कुल सही था। सीबीआई ने गलत बयानी की।
सीबीआई ने गलत आरोप लगाया जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने ये नैरेटिव बनाया, जो पत्रकार वहाँ डेरा डाले हुए थे, जो बुद्धिजीवी लेख लिख रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहाँ सहानुभूति में जुट रहे थे, उन लोगों का जवाब अब क्या है? उन लोगों के पास अब इसका क्या जवाब है? क्यों इस झूठे नैरेटिव के हिस्सेदार बने? क्यों इस झूठे नैरेटिव को चलाने में मददगार बने? और क्यों उस झूठे नैरेटिव का हिस्सा बने? उन लोगों से सवाल है। ये सवाल इन लोगों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने इस झूठे नैरेटिव को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने इस झूठे नैरेटिव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बिना ये जानने की कोशिश किए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई की तह तक पहुंचने का कोई इरादा ही नहीं था। इरादा था एक सरकार को, एक राज्य की पुलिस को बदनाम करना, एक राज्य में जातीय संघर्ष की स्थितियां पैदा करना। तो अगर इस मामले में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये भविष्य में दूसरे लोगों के लिए सबक होगा, एक चेतावनी होगी। लेकिन आप देखिए कि उन सब तत्वों की ओर से गजब का सन्नाटा है, एकदम बिल्कुल जिसको जो पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, सुई पटक सन्नाटा, बिल्कुल वो सन्नाटा है। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। जनता की अदालत में जब ये फैसला हुआ तो कहा गया कि भाई उससे क्या होता है, चुनाव जीतने से ये थोड़े होता है कि आपका अपराध खत्म हो जाएगा, आपको माफ़ी मिल गई। असली फैसला जो है वो कानून की अदालत में होता है, जहाँ तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला होता है, भावनाओं के आधार पर नहीं होता है। तो भावना के आधार पर, जानकारी के आधार पर, समझ के आधार पर, जो जनता की, आम लोगों की समझ है, उसका जो फैसला था और अदालत का जो फैसला है, दोनों एक है, एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि झूठा नैरेटिव गढ़ा गया और उसको सच के रूप में पेश किया गया। लेकिन जिन लोगों ने ये किया उनकी खाल इतनी मोटी है कि उन पर कोई असर नहीं है। और ये मत समझिए कि अब भविष्य में इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश नहीं होगी, बार बार होगी। बात इतनी है कि समझने की है, इस चाल को समझने की है, इसके पीछे की नीयत को समझने की बात है। और केवल समझने की ही नहीं, इनके इस प्रयास को असफल करने की भी ज़रूरत है, तभी इनको कोई सबक सिखाया जा सकेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।